सीएम नामे के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान भी सामने आया है। मुआवजे के लिए एडवांस में 1 लाख रुपए दिए गए हैं, ये आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है। प्रभावितों को 50,000 शिफ्टिंग के लिए दिए गए हैं और मूल्यांकन के बाद पूरा मुआवजा देंगे। अंतिम मुआवजे पर बाद में फैसला होगा। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम साहब हमारे साथ हैं। लगातार वो हर एक हालात पर यहाँ पर अपडेट भी दे रहे हैं। सर, आज बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं। एक तो 7 जनवरी के बाद आपने बताया कि दरारें नहीं आ रही हैं, इस पर पहले बात कर लें। देखिए, जो पानी की रिसाव आ रही है उसको भी हम लोग रोज़ मेजरमेंट ले रहे हैं। ये संडे के दिन 570 LPM लीटर्स पर मिनट था और ये लगातार घट रहा था और कल सुबह ये 360 LPM पे पहुँच गया था और कल शाम को ये 250 LPM पे पहुंच गया है। ये एक अच्छा संकेत है और उसके साथ साथ 7 जनवरी के बाद जो दरारें नहीं आई है वो भी एक अच्छा संकेत है। नई दरारें नहीं आई है, तो इसलिए मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं बहुत श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि स्थिति स्टेबल हो रहा है। अच्छा सर, राहत पैकेज जो 1.5 लाख रुपए हैं वो किस तरीके से उसे दिया जाएगा? 50,000 रुपये शिफ्टिंग, और एक सवाल मेरा इसमें ये भी रहेगा कि क्या सभी लोग जो डेंजर जोन में हैं उनको शिफ्ट करना अनिवार्य तौर पर किया जाए? कई लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जाना चाहते। जितने मकान में लाल निशान लगे हैं उन मकानों में दरार बड़े खतरनाक तरीके से है। उनकी संख्या 87 है, तो इन 87 परिवार को तो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो 723 का नंबर है वो हल्के दरारें हैं और डेंजर जोन में है, लेकिन बहुत ज़्यादा दरारें नहीं हैं। तो लेकिन जो 50,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं वो सबके लिए दे रहे हैं। वो सभी लोग जो 723 मकान हैं उस सुरक्षित जगह पे चले जाए, असुरक्षा पैदा होने तक वेट ना करें। अंतिम सवाल है, जो 2 होटल जिन पर शुरुआत होनी है उनके बाद भी क्या और जगह जो मकान है जो उन पर भी इस तरीके की वहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? देखिए, सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। केवल 2 होटल है, वो भी इसलिए डिसमेंटल कर रहे हैं कि वो अगल बगल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्क बन गए हैं। बाकी जब बातचीत के दौरान कई ऐसे भवन स्वामियों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया था कि हमारा भवन डिसमेंटल कर दिया जाए, तो उनको कहा है कि अगर आपका ये अनुरोध है तो आप लिख के हमें दे दीजिए। तो जो लिख के दे रहे हैं भवन स्वामी उनका हम लोग डिसमेंटल करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो थे आर मीनाक्षी सुंदरम साहब, जिन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। और जोशीमठ आपदा पर पर्यावरणविद अनिल जोशी ने बड़ा बयान दिया है। प्रकृति और हिमालय को समझना होगा, ये कह रहे हैं अनिल जोशी। सरकार को इसके लिए प्लान बनाने होंगे और आने वाले समय में दरारें भर भी सकती हैं। हम लोगों को भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, पहाड़ की सीमाओं को हमें समझना होगा, यह बयान दिया है अनिल जोशी ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में। क्या लगता है आपको, ये जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये समय आ चुका है कि प्रकृति और हिमालय दोनों को समझे, और जोशीमठ की जो घटना है वो एक उदाहरण भी है हम सबके लिए, आने वाले समय के लिए रणनीति बनाने के लिए। अब जोशीमठ में जो कुछ भी धसाव हुआ है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जोशीमठ है। कई जगहों में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि पहाड़ की जो संरचना है वो एक तरह से मलबे पर बसा है, पूरा हिमालय, और इसमें एक तरह की पोरोसिटी भी होती है। अगर हमारी बसावट में कहीं कमी है, अति भार है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर वो बढ़ती है तो उससे एक असर पड़ता है। दूसरा, नदी हमेशा टो काटती है। जहाँ जहाँ पहाड़ों में नदियाँ हैं वो किसी न किसी दर में नदी की टो काटेगी और किसी न किसी स्तर का छोटा मोटा उसमें धसाव बना रहता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं, अड़मठ यहाँ से 9 किलोमीटर का एक क्षेत्र है। मैं 25 साल पहले मैंने स्वयं वहाँ धसाव देखा है, और वो धसाव आज उस रूप में नहीं है जो पहले था। क्यों? क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे भी किए गए कि वो धसाव रुके। कारण ये है कि हम एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के अंदर अगर यह संकेत और चिंता बताने का ये रास्ता है तो वो एक बहुत बड़ी हीलर भी होती है। क्योंकि आज जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई उसको इस रूप में आप समझिए कि ये जो क्रैक्स है ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन ये बात उतनी ही बड़ी सत्य भी है कि ये कल क्रैक खत्म भी होंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि प्रकृति का अपने एक मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म। क्या बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था तो कोई शंकाएं लोगों को कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जोशीमठ को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। लोगों में ऐसी शंकाएं हैं, क्या कहना है इस पर आप? मैं देखिए अभी पूरा बाजार भी घूम रहा हूँ,
ऐसा है कि भय तो होना ही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह के क्रैक्स आए हैं, मकान टूटे और गिरे हैं। लेकिन मेरा ये मानना इसमें ठोस रूप में ये है कि हमें एक भय का वातावरण इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारा पूरा पहाड़, पूरा हिमालय के संदर्भ में शायद हमें ये समझ देने के लिए जोशीमठ इशारा कर रहा है कि इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। हम जब भी कोई कार्य करें, विकास करें, वो चाहे कोई भी तरह की योजनाएं हो, वो सड़क बन रही हो या अन्य कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनके अंदर जिस तरह से एग्रेसिवनेस होती है उसको धीमी गति से होना चाहिए, पहाड़ की शैली को समझते हुए होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने जब उत्तराखंड राज्य बनाया था तो हमने निश्चित रूप से विकास के लिए भी तो बनाया था, वरना तो हम नहीं केवल राज्य मांगे। पर शैली क्या हो, अभी सवाल प्रोसेस का है, डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, उस पर बातचीत और बहस होनी। ये बड़ी बात आपने कही कि विकास हो, लेकिन किस तरीके से हो, उस तरीके पर बात होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि दरारें भर भी सकती हैं, कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, ये तो ऊपर से जब लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने के कारण नीचे अगर कटाव है तो नीचे जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ये सब चीजें प्रकृति की अपनी एक कई तरह की क्षमताएं होती हैं और प्रकृति के अंतर उस विज्ञान को कोई समझता भी नहीं है। मैं भी जितना बोल रहा हूं उन अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा लिखा, लेकिन ये भी तय है कि आने वाले समय में ये भी संभव है जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं। तो अभी जो बड़ी आवश्यकता है, जो विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के विज्ञान को समझे और प्रकृति के विज्ञान और हिमालय के विज्ञान पर आधारित ही हम ये तय करें कि हमारी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तौर तरीके क्या होने चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी जो कोशिशें हैं कि इसे इवैक्यूएट किए जाए, सरकारों को संवेदनशील इस पे होना चाहिए ताकि जो लोग विक्टिम है उसके ऊपर मुझे पता चला है कि कार्य भी हो रहा है। लेकिन अभी जो दूसरी बड़ी आवश्यकता तत्काल पड़ेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पुनर्वास वो समझ बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और बड़ी बातें आपने कही और बहुत सारगर्भित बातें आपने कही। तो डॉक्टर अनिल जोशी जी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकास हो, लेकिन उस विकास की क्या प्रक्रिया हो, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये शासन प्रशासन को भी समझना होगा। जोशीमठ से रोहित सावल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।